रेखा जी, आपने अभी बात करते करते भी कहा था कि नमक इश्क का गाना जब आया था तो गुलजार साहब ने भी कहा कि तैयार हैं आप, और आपको भी ऐसा लगा था, और उससे पहले भी आप गाने एक्चुअली गा चुकी थी। हम्म। और एक और बात है, विशाल जी ने कहीं कहा था कि बॉम्बे शहर में अगर कोई ट्रूली अराइव होता है तो उसको 120 तल्ले से फेंक दो नीचे अकेले, बिना किसी गॉडफादर के। हाँ। और तब वो मतलब एक्चुअली तैयार है। तो मेरे दो तीन सवाल है। पहली बात तो, आपको ऐसा क्यों लगा कि नमक इश्का में आप फाइनली अराइव हुई हैं? एक तो जैसे मैंने कहा ना कि काम नहीं मिलता था, जहां भी गए तो होता था बड़ा ही सोलफुलनेस है वॉइस में, बड़ी अच्छी आवाज है, मतलब सोलफुलनेस को रूद आ रही है, भाई सुनो, असिस्टेंट को सुनाया, अच्छा कीप इन टच, तो समझ आ जाता था कि काम तो नहीं मिलेगा। तो वो आपको क्योंकि समझ आ जाता है कि आप एक तरह का माहौल है उसमें, अभी भी है वो, तो रोमांटिक वॉइस हैज टू बी हाई पिच और ब्राइटनेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। और उस टाइम क्योंकि हम तो लता जी, आशा जी को सुन के बड़े हुए हैं और सबने उनको इमिटेट भी किया है, तो सब हाई पिच ही गाते रहे हैं। और आई थिंक वो ट्रेंड कहीं शुरू हुआ होगा डुएट सॉन्ग्स की वजह से, कि मेल सिंगर्स हाई हाँ, ये होता है। पिच वॉइसेस होती थी, एंड लता जी, आशा जी मस्ट हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज टू सिंग डुएट्स। और ऑब्वियसली उनकी रेंज भी उन्होंने, लेकिन उस पे काम किया होगा जरूर। तो तब तक जो गाने गाए थे जैसे चाची 420 या मकबूल का, तो वो इमोशनल गाने जो हम मेलनकलिक बात कर रहे थे, तो तब तक, और इश्का इश्का एल्बम की थी, तो मुझे भी लगता था कि हाँ, सोज सोज जो दर्द के लिए बोलते हैं, या रूदारी, यही मेरा फोटे है। मैं बचपन में गाती थी धीरे धीरे चली छिपकली, चिल्ड्रंस प्रोग्राम के लिए गाना, धीरे धीरे चली छिपकली, जली बत्तियां मच्छर आए, कीट पतंगे भी मंडराए, ये है उन पे ताक लगाए, मोटी फूली फली छिपकली धीरे धीरे। तो ये रिकॉर्ड किए जाते थे, तो तब गाए। उसके बाद तो सीरियस ही तो होते गए लाइफ में, भाई गाने सीरियस गाएंगे, गजल गाएंगे। और फिर प्लेबैक सिंगिंग का एक्चुअली नहीं सोचा था कभी, क्योंकि ये शुरू से आई थिंक कहीं दिमाग में बैठी हुई थी बात के, हाई पिच वॉइस होनी चाहिए, पतली आवाज होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, जो तीनों चीजें नहीं थी, तो वो सोचा ही नहीं उस तरफ। क्लासिकल का बहुत असर था सुनने से, सीखने से, तो यही था कि राग गाना है, और इतने अच्छे गुरुओं से सीखा, फिर पंडित अमरनाथ जी से बाकायदा घरानेदार गायकी भी सीखी, तो वो बहुत अच्छा लगता था, या गज़लें गानी है। तो यहाँ आकर जब किया, और पर काम तो नहीं मिलता था, और रियाज़ जैसे मैंने बताया, जगजीत जी ने कहा, तो मैंने तो फिर ऐसा होता था कि कहीं एल्बम की बात हुई और फिर नहीं, फिज़ल आउट हो गया। 5 दिन पहले, 2 दिन पहले गुलज़ार साहब, विशाल के होते हुए भी, तो इवन इश्का इश्का के बाद, इश्का इश्का से रिकॉग्निशन मिला, लेकिन काम नहीं मिला फॉर व्हाटएवर रीज़न। और जब नमक इश्का ओमकारा का हुआ, और मुझे ऐसा भी नहीं था कि नमक इश्का मुझे गाना था, विशाल के पास बहुत कम वक्त था उस टाइम, तो बीड़ी जलाइले रिकॉर्ड हुआ, एंड आई थॉट कि वो, मेरे दिमाग में ऐसा था कि वो कैरेक्टर के गाने, मतलब शायद सुनिधि की ही आवाज में होंगे, तो विशाल लेकिन गाना आके सुनाते थे। तो उन्होंने ये नमक इश्का का अ, जबा पे लागा लागा रे, नमक इश्क का, इतना रिकॉर्ड करके, मतलब कंपोज किया, नहीं केम, तब हमने मेघदूत के उधर घर लिया था, टेरेस था, तो घर में शिफ्ट करने के लिए टाइम था, बट हम टेरेस की चाबी थी, तो वहाँ शाम को चले जाते थे बैठ के, और विशाल ने वो गाना सुनाया, एंड ही सेड कि देखो कैसा लग रहा है, इसमें गुंजाइश है। और मेरा रियाज उस टाइम बहुत पीक पे था, ये चिल्ले करती थी, तो मतलब एक चिल्ला खत्म होता था, आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक एंड देन आई वुड डू अनदर चिल्ला, तो दिमाग बहुत चलता था अच्छा खासा। तो मैंने कहा हाँ, इसमें तो बहुत गुंजाइश है, तो बोले अच्छा गाओ तुम। तो मैंने गाया, और मैंने उसमें जैसे, जवाब लागा लगा रे, नमक इश्क का है, ये हाय नेचुरली आया, क्योंकि जो इतना ठुमरी सुनते थे रेडियो पे, या इतना म्यूजिक सुना, तो आई थिंक कहीं वो
हाय तेरे इसका, विशाल ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एक बार और गाओ। एंड देन ही रिकॉर्डेड इट समवेयर, अपने मोटरोला उनका फ़ोन था फ्लैप वाला, उस पे रिकॉर्ड कर लिया। तो देन ही सेड कि ये गाना तुम ही गाओगी। अब फिर जब वो बनना शुरू हुआ तो बड़ा इधर-उधर गाना जाता रहा, बहुत मुश्किल गाना है वो। इतने उसमें अंतरा अलग, फिर अंतरे के बीच में एक पार्ट आता है वो बिल्कुल अलग। तो आई थिंक मेरे हाथ मतलब मैंने खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं हो सकता। ही सेड नहीं पर ये तुम ही गा सकती हो। उन्हें ऑब्वियसली आई थिंक कंपोज़र की वो विज़डम होती है। कंपोज़र को बहुत दूर का दिखता है कि दिखता जब है, वो करेक्ट। म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं उन्हें पता है कि मैं विशाल को बोलती थी कि पानी पानी रे में तुमने ये डबल फ्लूट कैसे सोची? मैं बहुत दिन तक विशाल को ये पूछती थी कि हाउ डिड यू इमेजिन इन योर माइंड? क्योंकि आप रिकॉर्डिंग पे तो बाद में जाते हो ना, जहाँ आप वो पीस इस तरह बजवाते हो, पर उससे पहले तो आप उसे कंसीव करते हो। तो ये कंपोज़र का कितना बड़ा काम है। एग्ज़ैक्टली जैसे वो कहते हैं ना कि 9 महीने बच्चे को पेट में रख के आप जन्म देते हो, ऐसे गाना कितना मुश्किल काम है, कितने करेक्ट। गानों को जन्म देना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। तो इस गाने को उन्होंने करते-करते एंड देन ही रियलाइज्ड, मैंने सबको कन्विंस कर लिया कि भई मुझे नहीं गाना चाहिए, मैं नहीं गा पाऊँगी, क्योंकि समवेयर आई स्टार्टेड फीलिंग दैट प्रेशर। ब्राइट गाना है और शोखी है। शोखी भी ऐसी-वैसी नहीं है ना, एक नॉच गर्ल की शोखी है। आई जस्ट कुडन्ट थिंक अबाउट इट। और अच्छा तो गाना ही है। तो फिर कर लिया कन्विंस एंड विशाल को याद आया, उन्होंने फ़ोन पे चेक किया एंड ही सेड देखो ये तुम ही ने गाया था, तुम ही गाओगी। एंड देन हमने रिहर्सल किया, वो ढोलक के साथ बैठ के पूरा गाना तैयार कराया और रोती थी तैयार करती थी, तैयार करके हुआ कि फिक्स करवाया उन्होंने। अब फिर सिर्फ तबले और हारमोनियम एक बेसिक के साथ डब किया। तो विशाल हमेशा मुझे कहते थे कि तुम आसमान अभी आएगा, आसमान के खाने का देखना है, आसमान को यहाँ लेके आना है, या ये करना है, वो करना है। जब तुम माइक के सामने खड़ी होती हो ना, तो वो सारे वर्ल्ड को तुम शट कर दिया करो, माइक पे सिर्फ गाने के लिए रहो। पर मैं वो बैलेंस, मुझे बहुत वक्त लगा वो ढूंढने में एंड आई थिंक उसकी शुरुआत नमक इश्का से हुई कि जब वो जाना था, अब सुबह गाया तो माइक पे खड़े होके आंख बंद की और स्विच ऑफ कर लिया। एंड आई थिंक आई डिड थिंक लाइक अ नॉच गर्ल, आई डिड थिंक लाइक कि हमें उस टाइम वो तवाइफ वाला वो सब पता था, जितना फिल्मों में देखते थे या थोड़ा बहुत जो पढ़ा है या जो कुछ प्लेज बड़े खूबसूरत देखे। तो बस ऐसे ही सोच कर और गाना शुरू किया और फिर वो गाना हो गया। अब उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे लगा था कि दोबारा, तो उन्होंने कहा हम दोबारा डब कर लेंगे, पर वो मेरे दिल को बहलाने के लिए कह दिया था। उसके बाद जब ढोलक, तबला और सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई, तो जो म्यूजिशियंस को मैं सिर्फ मिलती थी एज़ विशाल्स वाइफ, नमस्कार, चाय पूछा, इस तरह करके, तो जब वो बजा रहे थे तो मैं तो बाहर थी, तो बाहर आए बजा के और कहे कि भाभी जी आपने तो कमाल कर दिया। नोबडी न्यू कि मैं गाती हूँ या गा सकती हूँ या जितना गाती थी जैसा भी। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि कुछ तो हो गया, बिकॉज व्हेन पीपल कम एंड स्टार्ट टेलिंग यू कि भाई कमाल किया है, कुछ हद हो गई तो पता ही नहीं था, तो देन यू नो कि कुछ तो अच्छा कर लिया है। एंड जैसे उसमें जो नेजल ट्वैंग है, जवाब लगा लगा रे, मैंने कुछ सोचा नहीं था वो, इट जस्ट हैपेंड। जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किया और उसमें उस थाई गवाते थे, बोलते थे ये कैसे आया, तो मैंने भी सोचना शुरू किया और मुझे लगा मैंने कुछ सोच के तो किया ही नहीं, सिर्फ वो आई थिंक इट मेड मी टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप 100% जब उधर हो तो क्या होता है। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई थिंक सबसे पहला फोन शंकर महादेवन का गुलजार साहब को आया मेरे नंबर के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फोन आएगा, फोन उठा लेना और चली जाना। तो वो गाना गाया वो नीरज श्रीधर के साथ, समहाउ वो फिल्म बनी नहीं और हुआ नहीं, पहले वो गाना गाया था। और एक कॉल आया इनका शांतनु मोइत्रा का, वो लागा चुनरी में दाग फिल्म के लिए, उसमें एक ठुमरी कजरी थी, चैती बेसिकली।
यही ठैया। तो इस तरह फिर वो सिलसिला शुरू हो गया